नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसी पे चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो पीछे क्वेश्चन दिया होता है अभ्यास प्रश्न, उसको समझ लेते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो जाए और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसका निदान भी हमें मिल जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो है अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह सत्य है या गलत है, इसको बताना होगा। दूसरा जो है ऊपरी राजा के जो ऊपर होते थे सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे। यह कथन सत्य है या गलत है। नेक्स्ट है पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियां में महल मिले हैं। यह सत्य है या गलत है, बताना है। नेक्स्ट जो है चित्रित धूसर पत्रों पे अनाज रखा जाता था। यह सत्य है या गलत है, बताना होगा आपको। नेक्स्ट जो है महाजनपद में बहुत से नगर किला बंद थे। यह सत्य है या असत्य, बताना। और इस सब का आंसर बताने के लिए आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना होगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए खानों को निम्नलिखित में भरना है। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। इसको जो है इस जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है जनपद के राजा, इसमें आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों के सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, उनके बारे में बताना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है महाजनपद के राजाओं जो है वो किला क्यों बनवाए थे, इसको बताना होगा। महाजनपद के राजाओं ने जो किला से घेर दिए थे महाजनपद के नगर को, वो क्यों बनवाए उसको समझाना होगा। नेक्स्ट जो है आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया और जनपद में चुनाव किस तरीके से भिन्न था, इसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो है क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे। जिस राज्य में है, जिस समय ये वीडियो सुन रहे हैं, आप पता करिए कि आपके राज्य में कोई प्राचीन जनपद थे। अगर हाँ तो उनके नाम लिख के बताइए, और अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नजदीक पड़ने वाला जो जनपद है उसके नाम बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है प्रश्न 2, उत्तर में बताए गए समूह में कौन से समूह जो है आज भी कर देते हैं। कौन सा ऐसा समूह है जो आज भी इनको कर देना पड़ता है, बताना होगा। और प्रश्न 3 जो है उत्तर में बताए गए समूह में किन किन को आज मतदान देने का अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में समझाना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें राजा और एक प्राचीन गणराज्य था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसा राज्य था, कैसा वहां के राजा थे और कैसा एक प्राचीन गणराज्य है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके समझने की कोशिश करते हैं अध्याय 5 को। चलिए, कुछ लोग शासक कैसे बने, पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो शासक बनते हैं, आज जो मंत्री बनते हैं, वो तो समझ में आता है कि चुनाव डालते हैं, चुनाव में जिनकी ज्यादा बहुमत होती है उनकी जीत होती है और वो हमारे राजा बनते हैं, हमारे शासक बनते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं। लेकिन आज से 3000 साल पहले अगर जाएं तो उस टाइम में अगर देखें तो कैसे लोग हमारे राजा बनते थे, कैसे मंत्री बनते थे, इसका क्या है, उसी के बारे में यहां पर जानना है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, सही है। लेकिन बहुत से पहले लोग जो है शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है। और कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया कुछ परिवर्तन दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले अगर चले जाइए तो उस टाइम में जो राजा बनने की प्रक्रिया थी उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ती है। कुछ बड़े बड़े यज्ञों आयोजित करके राजाओं के रूप में प्रतिष्ठान हो जाते थे। उस टाइम में क्या होता था, यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ करने के दरमियान ही राजा का प्रतिष्ठान किया जाता था। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोग की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां के अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद यह राजा यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और उन्हें उपहार
और उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। कहने का मतलब ये कि उस टाइम में राजा कैसे बना जाता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पढ़ने का। इसलिए मौका है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमसे कहीं ज्यादा आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको अपने अंदर ले जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस से लेकर इंटरव्यू तक का सबका सॉल्यूशन यहीं पे है, सबका रामबाण यही है, यकीन कीजिए आप। यहां पे क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें क्या होता है, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था बिल्कुल आजाद, और राजा के ही सैनिक ही कहें या फिर मंत्री कहें, उसकी देख रेख में वो घोड़ा जो है पूरे तरीके से स्वतंत्र रूप से जिस क्षेत्र में जाए भागता फिरता था। अगर किसी दूसरे राज्य के राजा उस घोड़ा को पकड़ लेते थे तो इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे राजा हैं उनसे उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर वो राजा उसे नहीं पकड़ा तो इसका मतलब है कि जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा राजा वो ज्यादा शक्तिशाली है, और इसके लिए जो है उस जो नहीं पकड़ा राजा उसको वहां पे बुलाया जाता था और उपहार दिया जाता था। और साथ साथ में अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में जितने भी आमंत्रित सभी राजा होते थे वो उपहार लाते थे। जो भी राजा आमंत्रित होते थे ना अश्वमेध यज्ञ में, वो सारे के सारे उपहार के साथ में आते थे। जैसे आज अगर किसी के घर में शादी होती है सॉरी, तो क्या होता था कि जो भी परिवार के लोग होते हैं, दोस्त रिश्तेदार नातेदार जैसे भी लोग आते हैं अतिथि के रूप में, सारे के सारे आते हैं तो आते ही हैं, साथ में कुछ लेके भी आते हैं जिसको हम कहते हैं उपहार। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट में। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या कहें तो बाघ का खाल का एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, और यज्ञ के अवसर पर वह राजा कि विजयों तथा अन्य गुणों का जो है गान करता था। कहने का मतलब ये कि इन सब आयोजन करने के बाद राजा का मुख्य स्थान होता था, जिसको राज सिंहासन पे जो बाघ होता था ना, वो बाघ के छाल जो उसके चमड़े होते थे उस पे उसको बैठाया जाता था, और इसके साथ में एक सारथी होता था जो उसका सहचर कहलाता था। जो राजा कहीं पे भी युद्ध करता था, जीतता था, तो उसे विजय की गाथा का गुणगान ये सहचर किया करते थे। राजा के सगे संबंधी खास करके रानियों और पुत्रों के कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे वो पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ में अन्य कई अनुष्ठान करते थे। अभी हमने बताया था ना क्वेश्चन में, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, यानी कौन सही है और कौन गलत है। तो क्या वहां पे था ना क्वेश्चन, पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करते थे, क्या सही है या गलत है? तो सही है, यहां देख लीजिए। और कई अनुष्ठान भी करते थे, विष कहें या वैश्य कहें दोनों इक्वल है, एकदम ध्यान रखिएगा। पेपर और पेन लेके बैठिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट में। एक पेपर पेन का मतलब है एक अच्छे से डायरी बना लीजिए, और साथ साथ में पेन भी लेके बैठिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसको आप लिख लीजिए। विष या वैश्य जो है उसे समांतर लोग जो है उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। ध्यान रखिएगा, पुरोहित इन्हें शूद्र मानते थे और कई अनुष्ठान में इन्हें शामिल नहीं किया जाता था। कहने का मतलब यह कि कुछ छोटे मोटे जो विजय होते थे, जैसे खास करके उनके रानियां या फिर पत्नी जो होती थी या पुत्र जो होते थे, कई छोटे अनुष्ठान भी करते थे, जहां पे कई राजा बैठ के इस अनुष्ठान को देखते थे। पुरोहित जो होते थे वो पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ में अन्य कई अनुष्ठान करते। पुरोहित मतलब क्या होते थे, जिसको पंडित कहे या ब्राह्मण कहे या जो पूजा पाठ कराने वाला होता था उसको पुरोहित कहते थे। ध्यान रखिएगा एकदम दिमाग के अंदर डाल के। और यहां पे विष या कहे वैश्य दोनों इक्वल है, विष या वैश्य जैसे समान लोग जो है उपहार लाते थे, और उपहार को क्या करते थे, पुरोहित शूद्र को मानते थे और कई अनुष्ठान में इसे शामिल होने नहीं देते थे। और कई अनुष्ठान में जो है पुरोहित इन शूद्र को कहें तो या वैश्य को कहें तो इनको क्या है नहीं यहां पे शामिल करने की कोशिश करते हैं, मतलब देने नहीं देते थे। अब आते हैं वर्ण। वर्ण व्यवस्था क्या था, आज ये यहां पे अच्छे तरीके से हम समझते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, सारा चीज डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार बस बेसिक तो क्लियर हो जाए, फिर तो डिटेल ऐसे अंदर एंट्री मारेगा कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। एनसीईआरटी
वर्ण का मतलब क्या है? इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए हैं। इसी टाइम में गंगा और यमुना के जो द्वाब वाले क्षेत्र हैं, यहां पे कई ग्रंथ रचे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ऋग्वेद जैसे ही रचना हुई, यहीं से उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाने लगे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ जो है इसमें शामिल हो गए। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एवं उनके संपादन की विधियां बताई गई है, जिनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी यहां पे बताया गया। कहने का मतलब ये कि इस टाइम में गंगा जमुना के क्षेत्र में जो है ऋग्वेद की रचना हुई और यहीं से जो है उत्तर वैदिक काल का शुरू हो जाता है। यहीं से शुरू होता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, इसको जिसको कहे भी जाते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। और यहीं पे सामवेद, जहां पे ऐसे इसमें डिटेल पूरा पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामवेद जहाँ पे संगीत की रचना होनी थी, यजुर्वेद होती है, अर्थवेद जादू टोना वगैरह, बड़ बीमारी जो वगैरह होती थी, ये सब इसी के अंतर आती थी। आगे इसमें सब में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कितनी सूक्तियाँ होती है, कितनी अर्थ होते थे, कितने श्लोक होते हैं, सारी चीज़ पढ़ेंगे। बस यहाँ एक बार जान लेते हैं कि कितने वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सब कुछ बेसिक बेसिक बातें जो है ना आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। इसी को उत्तर वैदिक का ग्रंथ कहा जाता है। इसको थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। अब उस समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल। मतलब क्या उस टाइम में जो समाज था उसमें बहुत सारे लोग यहाँ मिलके रह रहे थे। जहाँ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ पे पुरोहित पूजा कराने वाले और युद्ध करने वाले जो थे वो वैभवशाली माने जाते थे। और कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कुछ कृषक ऐसे थे और कुछ व्यापारी जो थे वो बहुत अमीर थे। दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले जो थे वो क्या थे? वो निर्धन थे। ये लोग जो थे वो बहुत निर्धन थे। चलिए, तो यहां हमने देखा कि कुछ लोग जो थे, जैसे क्या अगर देखा जाए पुरोहित और योद्धा ये वैभवशाली थे, तो वहीं कृषक और व्यापारी जो थे कुछ धनवान थे, और कुछ इसमें जो निर्धन वर्ग थे जैसे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले निर्धन थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहित यानी कि पंडित, ब्राह्मण, इन्होंने क्या किया था? 4 वर्णों को विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जितने भी वर्ण थे सबके अलग अलग काम थे, अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम था वेदों के अध्ययन और अध्यापन का और यज्ञ करना था। पहला जो था वो किनका था? ब्राह्मण का था, पुरोहित का था, जिनका काम क्या था? वेदों को अध्ययन करना है, अध्यापन करना है और यज्ञ करवाना है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था और इनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान आता था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय जो शासक होते थे, इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को पकड़िए। और तीसरा स्थान जो था विश्य या कहें तो वैश्य, विश्य या वैश्य, इनमें जो है कृषक, पशुपालक और व्यापारी तीनों आते थे। वैश्य में ही कृषक, पशुपालक और व्यापारी। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर पूछा जाए कि वैश्य में क्या आते हैं, कृषक, पशुपालक या फिर योद्धा या फिर पुरोहित, इनमें से कौन नहीं आते हैं, ऐसे अगर पूछ देगा क्वेश्चन, हवा निकल जाती है। नहीं पता होती है कि वैश्य किसको कहते हैं और विश्य किसको कहते हैं। अगर दोनों रहे लिखा हुआ, इनमें से विश्य किसको कहते हैं और वैश्य, दोनों इक्वल होता। मैं कई बार इसलिए प्रेशर दे रहा हूं कि कई बार जाइए पीसीएस के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है और लोगों को नहीं पता है। वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ किताब खोल लेते हैं, वहां नहीं मिलता है। और तब फिर क्या होती है, इनकी स्वर सुनिए तो मजा आएगा कि अब तो यूपीएससी जो है क्वेश्चन बाहर से पूछने लगा। अरे कहीं बाहर से नहीं पूछता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। एक बार डिटेल से पढ़ के तो देखो, सारा का जवाब यहीं पे आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कृषि, पशुपालक आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था। मतलब क्या, क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों जो होते थे वो यज्ञ करने के जो है यज्ञ अधिकार था। वर्णों के अंतिम स्थान शूद्र का था। वर्ण में जो अंतिम स्थान आता था ये शूद्र का आता था। इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि ब्राह्मणों की एक, इनकी भी सेवा करना है, द्वितीय क्षत्रिय की भी सेवा करना है, और तृतीय जो आते हैं वैश्य, इनकी भी सेवा करना है, और चौथा में शूद्र होते थे, इन तीनों की सेवा करना है। क्लियर हो रहा है?
अब औरतें और शूद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, औरतें और शूद्र दोनों को यानी कि महिलाओं और शूद्र को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसको किसको? तो औरतों को और शूद्र को, यानी तीसरे वर्ण के लोग जो थे, चौथे वर्ण के लोग जो थे उनको क्या थे, यानी शूद्र को और महिलाओं को किसी भी हालत में वेदों का अध्ययन करने नहीं दिया जाता था। चलिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों के आधार जो मानते थे, पुरोहित पूजा पाठ कराने वाले लोग होते थे, वो कहते थे सभी वर्णों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पे है। यानी कि अगर बढ़ई के घर में कोई बच्चा पैदा होता तो वो बढ़ई कहलाएगा, किसान के घर में किसान होगा, और उसी तरीके के पंडित के घर में होगा तो पंडित होगा, क्षत्रिय के घर में होगा तो क्षत्रिय होगा, वैश्य के घर में होगा तो वैश्य होगा, शूद्र के घर में पैदा होगा तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी कि जन्म के आधार पे उनका वर्ण निर्धारित किया जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होता था, अभी जस्ट मैंने बता चुका हूं। और बाद में कुछ लोग अछूत माना गया, और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रह शामिल थे, और साथ ही इन लोगों को भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना जाता। मतलब क्या, बाद में कुछ लोग जो थे जैसे शिल्पकार हो गया, शिकारी हो गया जिसको आखेटक कहते थे, भोजन संग्राहक करने वाले लोग, इन सबको जो है कहीं न कहीं अछूत माना गया। और साथ साथ में जो लाश को यानी शवों को दफनाते थे, जलाते थे, इनको भी अपवित्र माना जाने लगा। कई लोग ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जो ब्राह्मणों के द्वारा ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई, कई लोग ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा ऐसे थे जो स्वयं को पुरोहित से महान मानते थे, बड़े मानते थे। और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो है भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबको हो। और कुछ लोग छुआछूत की आलोचना की, और कुछ लोग जो है उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र के इलाके में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बहुत कम की, और जहां पे पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित रहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, कुछ लोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा जो है वो ब्राह्मणों यानी पुरोहितों से श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। कुछ लोग जन्म के आधार पर जो है वर्ण निर्धारित को सही नहीं माने। कुछ लोग जो है जन्म के आधार पर, कुछ लोग कर्म के आधार पर जो माने, ये दोनों को सही नहीं मानने के लिए तैयार थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर, लोगों को जो के बीच भी मतभेद हो गया कि व्यवसाय के आधार पर भी नहीं होगा, कर्म के आधार पर भी नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में इस अनुष्ठान को संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग की ऐसी थी, इसमें कुछ छुआछूत की भी आलोचना थी, छुआछूत वाली बीमारी की आलोचना थी। और कुछ लोग और कुछ ऐसे जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र था इलाका, जिसमें सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो थी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत कम था। आज भी जहाँ पे पंडितों का, पुरोहितों का प्रभाव होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं अंधविश्वास का दायरा बहुत दूर तक फैला होगा। आप जाके देख लीजिए 21वीं सदी में भी। चलिए अब आते हैं जनपद को समझते हैं। क्या होता है जनपद, इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले जो है एक बार इसको समझ लेते हैं। चीतर-धूसर पात्र, इस तरह के पात्र में जो है ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं, और ये पात्र बहुत ही पतली सतह की सुंदर चिकनी होती है, और शायद इसका प्रयोग जो है खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे कि आज भी अगर देखा जाए, थोड़ा सा क्लिंग करते हैं 21वीं सदी में तो अच्छे से समझ में आ जाए। आज भी अगर आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनके लिए क्या है, अगर बहुत स्पेशल हो तो उनके लिए क्या होता है, नए बर्तन निकाले जाते हैं, जो बिल्कुल नए चमचमाती हुई बर्तन हो, तो उसी में खाना दिया जाता है उनको, उन्हीं में चाय दिया जाता है, उन्हीं बर्तनों में कॉफ़ी दिया जाता है, अलग अलग चीज़ें जो सब कुछ नई होती है। तो यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो भी चीतर मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसके अंदर कटोरियाँ, छोटे छोटे थालियाँ इसके अंदर मिलती थी, जो ये माना जाता है कि उस टाइम में जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती थी, खास मौके पर जो है इसका इस्तेमाल करते थे। आइए समझते हैं जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा जब जन का राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगा, यानी कि महायज्ञों को करने वाला राजा जो है अब जन का राजा ना होकर क्या हो गया, जनपद का राजा हो गया। जनपद शाब्दिक अर्थ जन को बसाने की जगह से होता है, और कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में दिखाए गए हैं। कहने का मतलब ये कि जन का मतलब क्या होता है, एक समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है। और जनपद का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा जगह होता है जहां इस समूह को बसाया जाए। मतलब क्या, मान लीजिए कि आपका क्षेत्र है, जिस गांव में है, जिस शहर में है, उस शहर में क्या है, थोड़े से लोग हैं,
तो अलग अलग लोग हैं तो वह जन हो गया, सारे लोग को अगर एक साथ मिला जाए तो समूह हो गया, और एक जगह उनको बसा दिया जाए तो वो जनपद हो जाएगा। क्लियर हो रहा तीनों का कॉन्सेप्ट? अब यहां पे जनपद हो गया। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास में हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेरा इसमें प्रमुख था। खुदाई से पता चला कि इन लोगों के झोपड़ियों में रहते थे, ये लोग जो है झोपड़ियों के अंदर रहते थे, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को ये लोग क्या करते थे? पालते थे। और वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसल को उगाते थे। कहने का मतलब ये कि पुरातत्वविदों ने जनपद में कई बस्तियों की खुदाई करते हैं, जैसे दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास में जो हस्तिनापुर था उसमें, और एटा के पास में अतरंजी खेरा जो था उसमें एक में प्रमुख था जहां से खुदाई हुई, और खुदाई से यह पता चला कि ये लोग जो है झोपड़ी में रहते थे, और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को ये लोग क्या करते थे? पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल को ये लोग उगाते थे, क्योंकि इनके साक्ष्य जो है खुदाई के दरमियान यहां से मिला है। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, उस टाइम में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ जो है धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चीतर धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इनसे स्पष्ट होता है कि इन बर्तनों की चित्रकारी की गई है और आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि कुछ जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसको कहते थे घूसर, और कुछ लोग जो है लाल रंग के होते थे, कुछ जो है मिट्टियां लाल रंग के बनाते थे जिनसे लाल रंग आ जाती थी, और कुछ विशेष प्रकार के बर्तन होते थे जिसपे मतलब मिट्टी के बर्तन पे ही जो है चित्र उकेरे होता था, और कुछ बर्तन की चित्रकारी ऐसे होते थे जिसमें सरल रेखा, सीधी रेखा होती है, और कुछ ज्यामितीय आकृति के रूप में भी यहां पे बनी होती थी, जो कि इस मैप से आप देख के समझ सकते हैं, ज्यामितीय आकार की। चलिए अब आते हैं महाजनपद। महाजनपद आपको पढ़ाएं इससे पहले जो है एक बार मैप से आपको घुमा के दिखा दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां कहां महाजनपद में क्या क्या की चर्चा होगी, और आपके दिमाग में यह चीज बसना बेहद जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले गांधार को देख लीजिए, कहां पे है गांधार, देख लीजिए, कुरु देख लीजिए, हस्तिनापुर देख लीजिए, पंचाल देख लीजिए, कौशल देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए वैशाली, बज्जी, अंग, मगध, राजगिरी, कौशांबी, उसके बाद अवंती, उज्जैन। देख रहे हैं ना, आराम से देखिए, ये सारे क्षेत्र के बारे में अभी महाजनपद में पढ़ाई होगी, और आपको सारा मैप पे अपने अंदर रखना होगा। क्लियर हो रहा है? अब आपसे इतना गुजारिश है, जिसमें मैंने सर्किल लगा हूं रेड पेन से, प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि ये सब जो है हिंदुस्तान की कौन से राज्य में है। बस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिख के, पेपर पे नहीं देखना, पेपर पे जो लिख के पीडीएफ बना के देना, ये क्वेश्चन आंसर अभ्यास का प्रश्न नहीं बना के देना, लेकिन इसको जो है आप प्लीज कमेंट करके दीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप वाकई में दिल से पढ़ रहे हैं, वैसे ही जैसे मैं दिल से पढ़ा रहा हूं। आपको यकीन नहीं होगा मैं कैसे बताऊं, बस आपको यकीन करना होगा। इस टाइम में 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी ऐसी है जैसी सोच नहीं सकते हो। मेरे पास इतनी औकात नहीं कि एसी है, मेरे पास सिर्फ फैन है, और फैन अगर चला दूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी, आपको बोर लगने लगेगी। ऐसे कंडीशन में फैन बंद होता है, और टाइगर की तरह आवाज निकालता हूं, जिससे कि आसानी से और क्लियर तरीके से आपको सुनाई पड़े और मजा आ जाए पढ़ने में। और 45 डिग्री के बाद अगर 55 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं, अगर 10 मिनट बोल के देखिए तो कलेजा निकल के बाहर नाचने लगेगा। और 45 मिनट तक कंटिन्यू बोल के आपके पास में वीडियो देता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो ऐसे में बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आई एम द ग्रेट, नो, बस इसीलिए क्योंकि मैं जितनी दिल से, जितनी शिद्दत से वीडियो को बनाता हूं, प्लीज आप उतनी ही दिल से इस वीडियो को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए अब आते हैं महाजनपद को शुरू करते हैं। महाजनपद है क्या? करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। 250 साल, आज से 250 साल पीछे चल जाइए, उन्हें जनपद कहा जाने लगा था। मानचित्र 4 में ऑलरेडी हमने देख लिया, कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद एक राजधानी के रूप में होती। जितनी भी जनपद आपको मैंने मैपिंग करके दिखाऊं, सर्किल करके दिखाया हूं रेड पेन से, कहीं ना कहीं सारी की सारी राजधानी होती थी, और कई राजधानियों में से किलेबंदी की गई थी, और राजधानी जो थी उसको किलेबंद कर दिया गया था, और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। कहने का मतलब अगर आज से 2500 साल पहले महाजनपद में चले जाइए तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा
कि इसके अंदर जो है जितने भी महाजनपद दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं सबकी राजधानी ही होती थी और कई राजधानियों को किला बंदी कर दिया जाता था, किले से घेर लिया जाता, इनको चारों लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें से बना के इसे घेर दिया जाता था। ऐसा लगता था कि लोग अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवारी खड़ी करने में अपनी असमृद्धि का दिखावा करते थे। कहने का मतलब यह कि ऐसा लगता था कहीं न कहीं राजा को डर लगता था कहीं दूसरे राजा इस पर आक्रमण ना कर दे। सुरक्षा की दृष्टि से भी किले का निर्माण किया जा रहा था और साथ साथ में इसकी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंचे प्रभावशाली दीवार खड़ा किया जा रहा था। इससे यह समझ में आए कि इस क्षेत्र का राजा जो है असमृद्ध है, यानी कि प्रभावशाली है, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन करते थे और इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग इस क्षेत्र को नियंत्रण में रखना और सरल हो जाता था। इस तरह से विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का जो है इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और उसके बाद संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। कहने का मतलब इसके चारों ओर दीवार बनाने के लिए जो है व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती होगी, कैसे इसको बनाया जाए। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता होगा। हजारों स्त्रियां पुरुष और बच्चे जो है दिन रात परिश्रम करके इस संसाधन की जो है आवश्यकताओं की जो जरूरत पड़ती थी उस संसाधन की जरूरत को पूरा किया जाता होगा। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब यहां के बाद जो है राजा सेना रखना शुरू कर देते हैं। सिपाही और नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था और कुल सिक्के के बारे में तुम अध्याय 8 में हम लोग पर। कहने का मतलब अब राजा जो है सेना रखना शुरू कर दिए, सिपाहियों को नियमित वेतन देना शुरू हो गया और कुछ भुगतान जो है आहत सिक्के के रूप में किया जाता था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 में आहत सिक्का क्या होता था। अब यहां पे जो देखिएगा इस मैप को देखिए, कौसाम्बी किले की दीवार का एक चित्र जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा कौसाम्बी जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मिली ईंट की दीवार के अवशेष हैं और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले में हुआ था। यही मैपिंग में यह चित्र दिखा रहा है। चलिए अब आते हैं कर पे। कर क्या था इसको समझने की कोशिश करते हैं। महाजनपद के राजा जो है विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोग जो है समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। कहने का मतलब जो महाजनपद के राजा जो थे वो विशाल किले बनवाते थे, बहुत बड़ा किला, उसमें जो है सेना रखते थे। इसके लिए प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें जो है कर्मचारियों की भी आवश्यकता होने लगी थी। अब महाजनपद के राजा जो होते थे समय समय पर जो उपहार लाया जाता था उस पर निर्भर रहना संभव नहीं था। इसके लिए जो है अब कर वसूलने लगना शुरू हो गए। कैसे वसूलने लगे कर इसको थोड़ा सा समझते हैं। फसलों पर लगाए गए कर, ध्यान रखिएगा, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता। मतलब क्या, अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये का छठा हिस्सा कर लीजिए, तो छठा हिस्सा कर लीजिएगा तो एक भाग जो है ये क्या करना पड़ता था, भाग देके हटा देना पड़ता था, ये राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। यानी कि भाग, इसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। क्लियर हो गया ना, याद हो गया ना। यानी कि एक रुपये का छठा हिस्सा जो है वो भाग के रूप में दे दिया जाता था कर के रूप में। बस इसको ध्यान रखना, कृषक लोग करते थे। अब कारीगर के रूप में भी इन्हें कर दिया, जो कारीगर होते थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए। प्रायः श्रमिक के ऊपर भी चुकाए जाते थे, जैसा कि बुनकर, लोहार, सुनार। राजा को 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब जो है चाहे बुनकर हो, कारीगर हो, श्रमिक हो, लोहार हो, सुनार हो, ये सब क्या होता था, महीने में 1 महीने में 1 दिन जो है राजा को फ्री में काम देना पड़ता था और यही जो फ्री में काम होते थे इसको कर कहते थे। नेक्स्ट है पशुपालक जो है जानवर या कहें उससे उत्पादन के रूप में जो है कर देना पड़ता था, चाहे जानवर के मांस के रूप में, चाहे बच्चे के रूप में, चाहे दूध के रूप में, या उसकी जो भी मटेरियल बनाते थे उसको जो है कर के रूप में राजा को देना पड़ता था पशुपालक को। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने का भी कर दिया जाता था। जो खरीदते थे बेचते थे उससे जो प्रॉफिट होता था उस पर जो है व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब क्या, आखेटक जो
कृषि मतलब शिकारी होता था जो खाद्य संग्रह करते थे जंगलों से, कंद मूंद फेल मतलब फल फूल पेड़ पौधे जो लकड़ियों से मतलब लाया करते थे, वो भी वो राजा को क्या है कर के रूप में देना पड़ता था। अब आते हैं कृषि में परिवर्तन होता है, यहां पे जो है बहुत बड़ी चेंजिंग परिवर्तन होगा, बदलाव होने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अभी तक जो है लकड़ी के बनते, पहले पत्थर के बनने लगे, पहले मिट्टी के बनने लगे, फिर पत्थर के बनने लगे, उसके बाद फिर जो है लकड़ी के बनने लगे और अब जो है ये लोहे के बनने शुरू हो गए। कृषि का हल जो होता है ना वो हल, और जमीन पर लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोती जा सकती थी और इससे फसलों की उपज बढ़ जाती थी। दूसरे लोग धान का पौधा रोपण शुरू कर दिए, अर्थात खेतों में बीज जो है छिड़क कर जो है धान उपजाने के बजाय अब धान के पौधे को रोपण शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित हो जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमरतोड़ परिश्रम जो है लगता था और काम ज्यादातर जो है दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर ही करते थे। कहने का मतलब यहां दो परिवर्तन कृषि में देखा गया। एक तो ये कि हल के अंदर जो नोकीला है अब लोहे की लगा दी गई थी, जिससे क्या हुआ अब जो है नोकीले रड जो होती थी, लोहे की रोड जो होती थी, वो क्या करती थी जमीन को अंदर तक चीरती थी। इससे क्या होता था पैदावार अधिक होना शुरू हो गया। और इससे पहले जो होता था धान की जो फसल होती थी ऐसी छिड़क दी जाती थी, जिससे मेहनत तो लगता था लेकिन अधिक पौधे नहीं जन्म पाते थे। अब जो है विधिवत रूप से पास में जो है इसके पौधे लगाए जाते थे और वहां से जब पौधे निकलता था तो वहां से निकाल के फिर खेतों के अंदर इसको अच्छे तरीके से लगाई जाती थी, जिससे कि अधिक पैदावार होती थी और इसमें ज्यादातर लोग जो है दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर हुआ करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण अब थोड़ा मगध का कर लेते हैं। आइए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मानचित्र एक में मगध को ढूंढो। मगध को आपको ढूंढ के मैंने बता ही दिया हूं। लगभग 200 साल पहले भीतर मगध का सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 साल पहले मगध जो है महत्वपूर्ण जनपद बन गया था और गंगा सोन जैसी नदियों में मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन दोनों नदियां जो है वो कहां से बहती थी, मगध से होकर बहती, जिससे कि यातायात आसानी से हो जाता था, जल वितरण हो जाता था और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा हुआ था, एक हिस्सा तो पूरा जंगल था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर इन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम में लाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर गाड़ियां रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खदान भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के बहुत बड़े उपयोगी हुए। कहने का मतलब कि मगध अगर विकसित हुआ तो आप यहां से मेंस का एग्जाम में लिख सकते हैं आसानी से कि मगध इतना विकसित क्यों हुआ। सबसे पहली बात तो कि ये कहीं न कहीं गंगा और सोन नदियों का मिलन स्थल पे बसा हुआ था, मगध था, जिसकी वजह से क्या है यातायात सुविधा अच्छी थी, जल वितरण की व्यवस्था अच्छी थी, जमीन को उपजाऊ बनाने में अच्छी थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती थी। और दूसरी बात कि मगध का एक क्षेत्र जो एक भाग था वो पूरी तरीके से जंगल था, जिसमें बहुत सारी हाथियां होती थी, जिसको प्रशिक्षण करने के लिए पकड़कर प्रशिक्षण देना होता था और सेना में शामिल कर लिया जाता था, जिससे मगध और मजबूत हो जाता था। इसके अलावा जो है इसी जंगलों से लकड़ियां मिलती थी, जिससे घर गाड़ियां रथ बनाने के लिए लकड़ियां इसी से प्राप्त होती थी। इसके साथ साथ में लौह अयस्क के भी खादान मिले हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औजार और हथियार बनाने के लिए जो है बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसको देखते हुए मगध वाकई में अगर प्राकृतिक रूप से भी देखा जाए तो शक्तिशाली था। मगध में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए, एक का नाम था बिंबिसार और दूसरा का नाम था अजातशत्रु, या कहे तो अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। किसी भी दूसरे जनपद को जीतने के लिए मगध के राजा जो है हर साधन को अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला कर रखा था महापद्मनंद। और बिहार में राजगिरी जो थी, जो कि आधुनिक राजगिर थी, जिसको राजगिरी कहा जाता था, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। ध्यान रखिएगा, मगध की राजधानी कहां थी तो याद रखिएगा राजगिरी। और उज्जैनी के टाइम में मगध की राजधानी कहां जाती है, पटना जाती है, यानी कि पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं, पटना भी कहते हैं।
2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा जो सिकंदर था वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना हो पाने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी, याद रखिएगा, व्यास नदी के किनारे पहुंच जाता है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे सब इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास में पैदल, रथ, हाथियों आदि बहुत बड़ी सेना। कहने का मतलब है कि मैसेडोनिया का जो राजा सिकंदर था विश्व विजय करने निकला था, लेकिन जैसे ही पहुंचता है ब्यास नदी के पास में, उसके बाद मगध की ओर कूच करना शुरू करता तो सिपाही इनकार कर देते, क्योंकि उनको डर होता है कि मगध के राजा के पास में पैदल सेना, रथ, हाथियों का एक बहुत बड़ी झुंड है और इसलिए आगे ये बढ़ नहीं पाते हैं। यहीं पे जो है ब्यास नदी पे ही ये लोग रुक जाते हैं सिकंदर। अब आते हैं वज्जी। वज्जी को थोड़ा सा समझते, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, क्लियर है। उसके नजदीक ही वज्जी राज है। जाइए मैप में देखिए वज्जी कहां पे है और उसकी राजधानी कहां थी, वैशाली थी। यहां एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसे हम क्या कहते थे, गण या संघ कहते थे। यहां के जो शासन व्यवस्था था इसको गण या फिर संघ कहते थे। गण या संघ कई शासकों के होते थे। जो गण और संघ होते थे इसमें कई शासक होते थे, सभी लोग एक दूसरे के शासन करते थे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा जो है विभिन्न अनुष्ठान के साथ में संपन्न करते थे, अनुष्ठान एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण के निपटारा के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कहने का मतलब क्या है, यहां पे अगर आ जाइए, अगर मगध में देखिए तो मगध में क्या होता था, एक राजा होता था जो अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था। अगर कोई पकड़ ले तो उसे राजा से यज्ञ करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, और अगर छोड़ दिया जाए तो स्वाभाविक है ये राजा शक्तिशाली होता था। लेकिन यहां पर क्या था ना कि वज्जी में जो था वो कहीं न कहीं यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे गण या संघ कहते थे। यहां की जो शासन व्यवस्था थी उसको गण या संघ कहते हैं। इसमें क्या है, सभी लोग राजा होते थे, सभी लोग अपने तरीके से काम करते थे, अनुष्ठान भी एक साथ संपन्न करते थे, सभी की सभाएं एक साथ हुआ करती थी, वाद विवाद भी एक ही साथ बैठ के करते थे, निपटारा करते थे, शत्रुओं का आक्रमण करने के लिए एक साथ मिलकर चर्चाएं करती थी। स्त्रियां और दास और कामकार, स्त्रियां, दास और कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। बुद्ध और महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे, जिसमें दोनों ने गण या संघ से संबंधित थे, दोनों जो है गण या फिर संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां समझ लीजिए गण और संघ। गण का मतलब क्या होता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। बहुत सारे सदस्य समूह होते हैं, उसको गण का उपयोग किया जाता है। और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा, जिसको कहते हैं संघ। क्लियर हो गया ना दोनों। अब आते हैं वज्जी संघ का यह वर्णन जो है दीर्घ निकाय, ध्यान रखिएगा, वज्जी संघ का भी जो वर्णन हमने पढ़ा ये दीर्घ निकाय से लिया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी मेरा कहना है आप कीजिए या ना कीजिए, या आपके ऊपर है। एक तरीके से नोट भी बनाते हुए चलिए मेरे साथ में, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि दीर्घ निकाय क्या है तो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 2300 साल पहले इसमें लिखा गया है। अब आते हैं अजात शत्रु और वज्जी संघ, इसके बारे में। अजात शत्रु वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे। अजात शत्रु जो है वो वज्जी पे आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री यानी कि वसाकार को बुद्ध के पास भेजा, बोला कि जाओ महात्मा बुद्ध से सलाह लेने की भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, क्या वज्जी की सभाएं जो है वहां पे नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासियों तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते हैं। उसके बाद उन्होंने बुद्ध कहा कि अगर ये सब करते हैं तो इसका मतलब है कि वज्जी समाज नियमित रूप से सभाएं अगर करते हैं तो उनका पूर्ण उन्नति होगा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़े का सम्मान और समर्थन और उनके बातों पर ध्यान रखते रहेंगे। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी। अब
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या है, वज्जी महिलाओं के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ये महात्मा बुद्ध का था। शहरों और गांवों में चैत्यों के रखरखाव रहेंगे और विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें आने जाने पर किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनके राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासक गण और संघ पर विजय प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गण और संघ पर विजय किसने प्राप्त की? गुप्त शासक। तो गण और संघ था कहां? तो वज्जी संघ में था। और वज्जी कहां था? अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि वज्जी कहां था। राज्य में शामिल कर लिया था, जो कि अध्याय 10 में हम लोग पढ़ेंगे। अब अन्यत्र एक एटलस है जिसमें क्या है, आपको ढूंढना क्या है, यूनान और एथेंस को क्या करना है, आपको ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या कहें तो गणतंत्र कहते हैं। कहां पे? तो एथेंस में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुष पूर्ण नागरिकता प्राप्त थे। जो दास नहीं थे, वहां के सभा थी जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार साल भर में 40 बार बुलाई जाती थी और इन सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन में कई पदों की नियुक्ति लॉटरियों के द्वारा होती थी। कई नागरिकों को सेना नौसेना में जो है अपनी सेवाएं देनी होती थी। ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा। औरतें नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था, औरतें को जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। और व्यापारिक तथा शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खाद्यान्न, खेतों, घरों, कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। अब जो है इसके क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आपको बनाइए। ये टोटल जो था हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपके सामने इसको रख दें। जहां पे समझाने की जरूरत होती है समझाता हूं, जहां प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वहां बता देता हूं। इसको नोट कर लीजिए और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा बार देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप नजरअंदाज किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश जरूर होगी, हमारी मेहनत का परिणाम आपका कमेंट है। प्लीज कमेंट दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आपका कमेंट देना बस बताना यह है कि और बेहतर कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, या इसमें क्या अच्छा लगा उसको भी बताइए, लेकिन बिना कमेंट किए हुए मत जाइए। साथ साथ में अगर हो सके तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास में लाखों रुपया नहीं है कि वो बड़े बड़े शिक्षक के पास में बड़े बड़े शहरों में जा सके। आपके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं। तो प्लीज आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।